और पूरे मध्य प्रदेश को घूमकर मैंने वहाँ के जनजातीय जीवन को देखा है और उन पर कुछ काम करने की कोशिश की है। तो इन सब अनुभवों के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। शायद वो कुछ इस दिशा में सोचने के लिए हमें बाध्य करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी बातें अभी आई हैं, अभी मैडम अलावा ने भी ये बात कही है कि चूंकि शिक्षा नहीं है इसलिए अलीराजपुर क्षेत्र में अपराध ज्यादा होते हैं, स्वास्थ्यगत बहुत सारी समस्याएं वहां हैं, आजीविका से संबंधित समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हम लोग वो हमसे पिछड़ जाते हैं या जिसको हम मुख्य धारा समझते हैं उनसे पीछे रह जाते हैं। ये जो विषय है कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास, ये बहुत कुछ अपने में समाहित किए हुए हैं। इस विषय को निर्धारित करने के लिए मैं प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को बहुत बधाई देता हूं कि इस पर चिंतन हो रहा है। हम देखें कि 75-76 साल हो गए हमको आजाद हुए, फिर भी एक प्रश्न, ये बहुत जटिल प्रश्न है कि आदिवासी शिक्षा पर हमने इतना काम किया। मुझे याद आता है कि 1964-65 में नरोना कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी कि शिक्षा का काम जो है आदिम जाति कल्याण विभाग को देखना चाहिए, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में पहली बार शिक्षा 2 विभागों द्वारा संचालित की जाने लगी थी। एक तो शिक्षा विभाग कर ही रहा था और दूसरा विभाग आदिम जाति कल्याण था, जो जनजातीय क्षेत्रों में जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र और जो दूसरे भी अन्य भी जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ स्कूल खोलने, छात्रावास चलाने, वो सारी जो सारा नियंत्रण है शिक्षा का वो जनजातीय कल्याण विभाग ने ले लिया था। उसके बावजूद हम देखते हैं आज भी जब मैं जाता था, लोगों से मिलता था, तो शिक्षा उस तरह से उसका विस्तार नहीं हुआ जितने प्रयास करने की घोषणाएं हम करते रहे हैं। कुछ लोग उसमें से निकल के आए, बहुत सकारात्मक परिणाम रहे हमारे प्रयासों से, लेकिन तब भी 75 साल में जितना काम होना चाहिए था वो अभी दिखाई नहीं देता। तो हमें इस पर सोचना चाहिए कि काम हुआ क्यों नहीं। योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता से शिक्षा को रखा गया। संविधान में चूंकि ये था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मुख्य विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी, तो वो योजनाएं तैयार की जाती रही। हर पंचवर्षीय योजना में तैयार तो वो विकास योजनाएं रखी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपेक्षित विकास नहीं हुआ। तो हमें सोचना चाहिए कि ये विकास कहाँ रुक गया था, क्यों उन पगडंडियों को सड़कों में बदलने में हम सक्षम नहीं हो पाए। आज भी अबूझमाड़ जैसी जगह हैं जहां पे कहते हैं कि नक्सलवादी गतिविधियां ज्यादा होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना कम है, वो क्षेत्र सुरक्षित है क्योंकि वहां सड़कें नहीं है, विकास वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्र हैं, जैसे अभी मैडम कह ही रही थी कि अलीराजपुर का क्षेत्र है, बैतूल का क्षेत्र है, मंडला डिंडोरी का क्षेत्र है, छिंदवाड़ा का क्षेत्र, उनके भीतरी इलाकों में जाइए। मैं एक बार मंडला डिंडोरी के बीच में 84 क्षेत्र एक है, वहां एक चाबी नाम का गांव मिला सड़क पे मुझे। मैंने पूछा भैया ये गोंडी का शब्द तो नहीं है चाबी, ये चाबी नाम कैसे पड़ा इसका? तो उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेजों के जमाने में जो 84 क्षेत्र है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ एक सड़क बनी थी इधर से, तो इसलिए उसका नाम चाबी रखा है। तो मैंने कहा अच्छा 84 क्षेत्र की चाबी है, यहाँ से चाबी लगा के खोलते हैं और 84 क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो लेकिन आज भी देखिए मंडला डिंडोरी बालाघाट की जो गोंडी है वो छत्तीसगढ़ी के संपर्क में आने से उसका स्वरूप बदल गया है।
वो द्रविडियन डायलेक्ट से आर्यन डायलेक्ट हो गई, आर्यन लैंग्वेज हो गई। लेकिन 84 क्षेत्र में अभी भी जिसको पारसी कहते हैं, वो जो बैतूल में और छिंदवाड़ा में जो गोंडी बोली जाती है, जिसको मूल गोंडी जो है, द्रविडियन गोंडी जो, वो 84 क्षेत्र में है। जब मैं गोंडी, भीली और कोरकू शब्दकोशों पे काम कर रहा था तो मैंने इन क्षेत्रों का दौरा किया, वहां के लोगों से मिला, उनके साथ मिलकर ही मैंने ये काम किया था। तब मुझे पता चला कि कैसे दूसरी भाषाओं का प्रभाव जो मूल भाषाएं उन पे पड़ती हैं। तो अब इनको देखते, जबकि उन्हीं मूल भाषाओं में जो जनजातियों की जो मूल भाषा है, उसमें हजारों साल का जो उनका पारंपरिक ज्ञान है, वो वनस्पतियों के संबंध में हो, वो मेडिसिनल नॉलेज हो, वो चाहे शिल्प कलाओं से संबंधित हो, और भी अन्य जो सांसारिक ज्ञान है, वो सब उनकी बोलियों में है। और हम उनकी बोलियों को जाने दे रहे हैं, हमें उनकी परवाह बिल्कुल नहीं है। तो अब जो मुख्य धारा हम जिनको कह रहे हैं, आदिवासी के मन में तो ये है कि एक मुख्य धारा होती क्या, हम तो हजारों साल से इस पारंपरिक रूप से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब मुख्य धारा क्या है और उसमें हमको किस तरह से शामिल होना है, हमें अपने आप में क्या बदलाव लाना है, तो ये कब समझ में आएगी ये बात? जब शिक्षा उनको मिलेगी, जब वो शिक्षित होंगे तो आर्थिक विकास के रास्ते भी ढूंढ ही लेंगे। जब आर्थिक विकास के रास्ते मिल जाएंगे और वो एक समृद्धि पाने में सक्षम होंगे, तो सामाजिक बदलाव भी वो लाने में सक्षम होंगे। फिर उसके बाद वो उनके पास वो कसौटी होगी कि जो पारंपरिक हमारी जो संस्कृति है, उसमें से क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है, किन्हें हमें आगे ले जाना है, किन मूल्यों को हमें आगे ले जाना है और किन मूल्यों को छोड़ देना है। और जिसको हम मुख्य धारा कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना विज्ञान में, तो मुख्य धारा उसको कहते हैं जिसमें कण आवेशित हो जाते हैं, आवेशित कणों का प्रवाह, उसको धारा कहा। फिर हम जल की धारा देखते हैं, उसमें एक मोटी धारा होती है, उसको मुख्य धारा कहते हैं, और बाकी जो इधर उधर निकल जाती हैं इन अवरोधों के कारण, जो जो पतली धाराएं होती हैं, उनको हम सहायक धाराएं कहते हैं, उनको मुख्य धारा नहीं कहते हैं। लेकिन क्या वो जल अलग है? जल तो वही है जो बट गया है। हजारों सालों से जो ज्ञान हमारे जनजातीय समुदायों के पास संचित है, हम उसकी परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो उसकी परवाह करने के लिए एक तो उनकी बोलियों को भी हमें उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना कि हम विदेशी भाषाओं को देते हैं और अपनी दूसरी भाषाओं को, जो नई भाषाएं, उनको देते हैं। हम उनकी बोलियों को क्यों उतने बराबर का महत्व नहीं देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भैया दूसरी भाषाएं तो सीखो, लेकिन अपनी बोली को भी बचा के रखो, क्योंकि उसमें आपके हजारों वर्ष का ज्ञान संचित है, वो ज्ञान हमसे खो जाएगा। अब उदाहरण के लिए, क्या भगोरिया शब्द भीली से निकल जाए, उनकी भाषा से, क्या केवल शब्द निकल जाएगा कि भगोरिया की पूरी परंपरा लुप्त हो जाएगी? तो इस तरह से हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि शिक्षा से ही स्वास्थ्य है, शिक्षा से ही आजीविका है, शिक्षा से ही सांस्कृतिक विकास है, शिक्षा से ही सामाजिक उत्थान है। तो हम शिक्षा पर उतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए? क्यों हम अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 90% लोगों को तो शिक्षित कर दिए होते? कितनी पीढ़ियां, 75 साल का जो आदमी है उसको तो कम से कम शिक्षित हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी आप गांव में चले जाइए तो जो बुजुर्ग हैं वो अपनी बोली के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। तो उनको क्या मालूम कि विकास क्या होता है और उसका रास्ता किधर से आता है और हमको कहाँ जाना है? उन्हें क्या मालूम कि मुख्य धारा कहाँ प्रवाहित होती है और उसमें हमको जाके मिलना है? तो मुख्य धारा पर वो में तभी शामिल हो जाएंगे, हम मुख्य धारा तक लाने में तभी कामयाब हो सकेंगे उनको, जबकि शिक्षा उनके पास होगी, वो अपना भला बुरा समझने की स्थिति में होंगे, उनको कोई बरगला नहीं सकेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी
किसी भी तरह का क्रांतिकारी दल हो या कोई भी हो, उनको बरगला नहीं सकेगा। और वो अपना भला बुरा समझेंगे और चीजों को अपने तर्क के आधार पर उसको परखने की समझ उनमें विकसित होगी। तब उनके पास स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी, तब उनके पास आजीविका की समस्या नहीं होगी, तब उनके पास ये जो अपराधों की बात हो रही थी उसकी समझ होगी। भैया ये अपराध करेंगे तो कानून भी है, क्योंकि पहले तो उनके पास कोई कानून नहीं था, कोई डर नहीं था, सारे कानून उनकी पंचायतों के में निहित थे। लेकिन अब तो कानून भी है, तो उनसे डरेगा कब? आदमी तब डरता है जब उसे ज्ञान होता है। बच्चा सांप आग में हाथ डालने से या सांप को पकड़ने से नहीं डरता, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे या सांप को पकड़ेंगे तो डस लेगा। अज्ञान जब तक है तब तक कोई भय नहीं है, किसी भी चीज से भय नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ज्ञान का प्रकाश उन तक ले जाना पड़ेगा, तब उनकी जीवन शैली में भी अपेक्षित बदलाव होगा, जिसको वो ठीक समझेंगे। वो अपने सकारात्मक मूल्यों को आगे भी ले जा सकेंगे, क्योंकि वो ये समझ सकेंगे कि ये हमारे जो परंपरा से ये जो मूल्य चले आ रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत मूल्यवान है, हमें इसे आगे ले जाना है। और जो नकारात्मक चीजें हैं, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं, उनको तभी परख सकेंगे जब उनके पास शिक्षा होगी। तो मेरा तो मानना ये है, इतने वर्षों के अनुभव के बाद, कि जब तक शिक्षा, आज भी बस्तर में जब जाता हूँ तो वही वातावरण देखता हूँ। आज भी मैं डिंडोरी के सुदूर क्षेत्र में जाता हूँ तो वही वातावरण देखता हूँ। तो शिक्षा कब पहुंचेगी? केवल कुछ लोगों तक पहुंचने से हम उस पे उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि हमने पूरा बदल दिया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, और जब तक हम शिक्षा के में एकाग्र होकर उस पर काम नहीं करेंगे और उसमें ईमानदार नहीं होंगे, सबसे पहले तो ईमानदार नागरिक बनने की कोशिश हमारी हो, तब हम उनको सिखा पाएंगे कि क्या भला है और क्या बुरा है। तो आज ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, तो समय चूंकि बहुत कम है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत नमस्कार, धन्यवाद।